हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है प्रेरणादायक कोई हस्ती आपके बीच मौजूद रहे और आप तक अपनी बातें पहुंचाए। आधी आबादी के लिए हम ये शो करते हैं, खासतौर से महिलाओं की आवाज उठाते हैं। महिलाओं के लिए ये शो होता है, महिलाओं के जरिए ये शो होता है। लेकिन कई बार क्या है ना, महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों को अच्छे से समझ नहीं पाती और इसीलिए उन्हें जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपकी यही परेशानी हमने समझी और इस परेशानी को दूर करने की ठानी है और इसीलिए देश के जाने माने वकील आज हमारे साथ हम महिलाएं में गेस्ट के तौर पर हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट रेणु जी, हमारे साथ हैं एडवोकेट ज्योति जी, जो आपके हर सवाल का जवाब देंगी और आपके जरिए वो सवाल आज मैं आपसे पूछने वाली हूँ। शुरुआत महिलाओं से ही करेंगे, महिलाओं के अधिकारों से करेंगे, क्योंकि इस वक्त हम वर्क प्लेस पर बैठे हुए हैं। कई महिलाएं ऐसी रहती हैं जो वर्क प्लेस पर हैरेसमेंट का शिकार होती हैं। तो यहीं से मैं शुरुआत करूंगी कि अगर ऐसा कुछ वो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, करियर वाइज कई बार बोल नहीं पाती, कई बार बॉसेस का डर रहता है और अभी हाल ही में तेज प्रताप यादव ने ट्वीट भी किया है इसी तरह के केसेस को उठाते हुए। क्या करें अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो? रचना जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। आमतौर पे महिलाएं जो वर्क प्लेस पे काम करती हैं तो कानून के, अगर उन्हें कानून का आइडिया है तो वो अपने आप समझ जाएंगे कि कानून उनको सुरक्षा प्रदान करता है कि अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई आप पर टॉन्ट कर रहा है, सरकास्टिक कर रहा है, कोई आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, किसी तरीके से आपके साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, जिसे हम सेक्सुअल हैरेसमेंट में मान सकते हैं, तो आप अब एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है रचना जी। तो आजकल ये गवर्नमेंट ने मैंडेटरी है, ये कानूनन मैंडेटरी है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है उसमें आप सबसे पहले जाके अपनी बात कहिए, जहां महिला का होना ज़रूरी है। वहां पर आप अपनी बात दर्ज कराइए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इस पर एक्शन लिया जाए। तो यदि अगर एक्शन नहीं लिया जाता तब हम नेक्स्ट स्टेज पे प्रोसीड करते हैं। एक तो बात रही केस करने की, फिर वो लोगों के जहन में एक बड़ा इंप्रेशन है कि अगर कोई केस करेंगे सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, लड़ना पड़ेगा, इससे बड़ा लोग बचते हैं। लेकिन हाँ, कोर्ट जाना ही एक रास्ता है। दूसरा एक इन दिनों जी, मैं इसमें सॉरी आपको बीच में रोक रही हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाओं को ये पता नहीं होता कि हम कंप्लेंट करने तो जा रहे हैं लेकिन हमारी कंप्लेंट सुनी ही नहीं गई। वो वहाँ पर गए कोर्ट में, वो वहाँ पुलिस में गए, पुलिस थाने गए, वहाँ उन्होंने कंप्लेंट दर्ज की। पुलिस ने मना कर दिया कि सपोज कीजिए रेप का केस है या वायलेंस का केस है, डोमेस्टिक वायलेंस या कुछ भी। पुलिस ने बोला मैं एफआईआर दर्ज नहीं करूँगा, मैं कंप्लेंट नहीं लूँगा आपकी, नहीं लिखूँगा। तो ऐसे में महिलाएं क्या करें? कंप्लेंट तो हमें करना, बट क्या करें, नहीं कर रहे हैं दर्ज। तो ऐसे में कानून हमें ये अधिकार देता है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है, नहीं कर रहे हैं, वैसे ये ज़रूरी है। आप महिलाओं को अगर वो दर्ज कर रही हैं, आप मना नहीं कर सकते। इवन 0 एफआईआर भी दर्ज होती है अगर आप दूसरी जगह पर हैं। तो अगर नहीं दर्ज कर रहे हैं तो आप रिटन में, लिखित में आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं उस वहाँ के एसपी को। अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या एसपी को जो आप रिटन कंप्लेंट दे रहे हैं, अगर वहाँ पर भी आप नहीं, आपका कुछ कार्रवाई हो रही है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब आप एसपी को कंप्लेंट लिखते हैं तो वो अपने मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए वो डायरेक्शन दे देते हैं पुलिस अथॉरिटी को कि भाई आप इस कंप्लेंट को, इस पे कार्यवाही करिए, जो भी उचित कार्यवाही है। कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ से भी हमें जवाब नहीं मिलता, समय बीत रहा है, नहीं हो रहा कुछ, तब ऐसे में आप सीधे उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट पे, सीधे कोर्ट के पास आप जा सकते हो। अच्छा, इन दिनों बड़े शहरों में ये कल्चर बहुत ज्यादा देखा जाता है। इनफैक्ट मैं कहूँगी पिछले कुछ सालों में ये केसेस बहुत सुनने को मिले हैं और अभी हाल ही में आफ्ताब और श्रद्धा का केस, लिव इन रिलेशनशिप का, इसमें कई बार खमियाजा लड़कियों को भुगतना पड़ता है। साथ में रहती हैं, फिर लड़का डिच कर जाता है या फिर कई बार तो लड़की प्रेग्नेंट तक हो जाती है। लड़कियां नहीं जान पाती कि उनका इसमें राइट क्या है, वो क्या कर सकती हैं, क्योंकि वो तो समाज की नज़र से वैसे भी बचेंगी। वो सोचेंगी शादी तो हुई नहीं थी, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। कोर्ट में भी ये मामला अलग अलग तरीके से पहुंचता है। एक बड़ा तबका है जो विरोध करता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बड़ा तबका है जो सपोर्ट में भी आता है कि नहीं भाई वो लड़की कहाँ जाएगी। इसको लेकर क्या है? जी रचना जी, बिल्कुल आपने ठीक बताया कि जो है, जो समाज में लड़की होती है वो नहीं बता पाती कि मैं लिव इन रिलेशनशिप में थी, मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि ये समझा जाता है कि उसी गलत बताया जाएगा कि शादी करके रहती तो आपका सुना जाता। लेकिन अब हमारा कानून भी बदल चुका है। कानून ने लिव इन रिलेशनशिप को लीगल भी बोल दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई रह रहे हैं, एडल्ट हैं, 18 साल से दोनों ऊपर है, इसमें ऐसा नहीं है कि लड़के को भी 21 से ऊपर होना है।
मैरिज के लिए हमारे यहाँ एज है 18, लड़की के लिए, लड़के के लिए 21 साल। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप 18 से ऊपर है, दोनों एडल्ट हैं। 20 साल का अगर लड़का है तो वो भी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। तो ये जो हमारा इसमें फिर जो राइट्स है कि अगर लड़की के साथ कुछ गलत हो गया तो वो क्या करे, तो डेफिनेटली क्योंकि हमारे यहाँ जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है, तो इसी तरह से लिव इन रिलेशनशिप में भी उस लेडी को अधिकार है कि वो मेंटेनेंस, अगर उसको खर्चा चाहिए तो वो रिलेशनशिप के ऊपर वो क्लेम कर सकती है कि मेंटेनेंस वो अपना गुजारा। अच्छा, ये किस केस में है, ये मेंटेनेंस किस केस में है? अगर कोई बेबी हो जाता है तो, या फिर अदरवाइज? नहीं, बेबी नहीं, अगर बेबी नहीं भी होता है, उनको एक तरीके से अगर एक टाइम हो गया है कि कोई टाइम फ्रेम नहीं डिसाइडेड है, बट कॉन्टिन्यूस लॉन्ग टाइम के लिए अगर वो लोग दोनों साथ में रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में है, एज अ हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं, तो उनको एज हस्बैंड एंड वाइफ ही ट्रीट करा जाता है। उसको वाइफ का ही सारे राइट्स मिलते हैं और वो उसमें मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। पर्सनल लॉ में हमारे यहाँ नहीं है, बट हाँ हमारे यहाँ मैम भी बताएंगी कि सीआरपीसी में हमारे एक सेक्शन है 125, जो शायद ऐसे नहीं पता होगा किसी को, लेकिन एक बना हुआ है जिसमें कि वो मेंटेनेंस क्लेम अपना कर सकती हैं। और जी जैसे मैं रचना जी ऐड करना चाहूँगी इसमें, बल्कि मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूँगी। अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक केस आया और उस केस में वो लड़की 13-14 साल से लिव इन में रह रही थी। इनफैक्ट लिव इन में रह रही थी क्योंकि उसको उस लड़के ने ये कहा था कि चिंता मत करो, हम लोग जल्दी ही शादी कर लेंगे। तो वो जॉब भी कर रही थी, लड़के की एजुकेशन को सपोर्ट भी कर रही थी। करते 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 शायद 13-14 साल जब बीत गए, उसके बाद उसने जब कंटिन्यूसली बीच में 2 बार अबॉर्शन भी हुए उसके बाद उसने लगातार बोला कि तुम्हारी फैमिली को पता है, मैं तुम्हारी फैमिली के साथ हर जगह जाती हूँ, पिकनिक पे जाती हूँ, टूर्स पे, ये फेस्टिवल्स पे जाती हूँ, तो अब उससे शादी करो। तो उस लड़के ने, इनफैक्ट उसकी फैमिली ने भी सपोर्ट करते हुए बोला कि हम अपने बेटे की दूसरी शादी करें। अब ऐसे में वो लड़की कहाँ जाए? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1978 के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने ये जो लिव इन रिलेशनशिप्स है इसको वैलिड मान लिया था। अभी आप भी मानोगे, समाज और कानून एक साथ इवॉल्व हो रहा है, समाज में चेंजेस आ रहे हैं, उसी के हिसाब से कानून में भी बदलाव आ रहे हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप को एक जो अभी ज्योति जी ने बताया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जब लाया गया, तो इसमें ये कहा गया कि लिव इन रिलेशनशिप को इट्स नॉट अ फॉर्म ऑफ मैरिज, मैरिज का फॉर्म नहीं है, बट अ रिलेशनशिप विच इज ऑफ द नेचर ऑफ मैरिज, जिसमें पति पत्नी की तरह आप रह रहे हो लंबे समय से, वो समय निर्धारित नहीं। अच्छा, इसी से मुझे अभी याद आया, हरियाणा से एक केस आया था सामने पिछले दिनों कि एक लड़का लड़की एज अ कपल रह रहे थे और लोगों की नजर में था कि लिव इन रिलेशनशिप है, लेकिन बाद में जब लड़की की हत्या उस लड़के ने कर दी दूसरी शादी करने के लिए, वो घर वालों के प्रेशर से, इसीलिए मुझे याद आया, घर वालों के प्रेशर से दूसरी शादी करनी थी, यहाँ लड़की की हत्या की। बाद में सबूत सामने आए कि नहीं, दोनों ने शादी की हुई थी लेकिन पब्लिक नहीं किया हुआ था। इस तरह के भी केसेस बहुत ज्यादा हैं। इसमें लड़की क्या करे? शादी कर रखी है लेकिन समाज के सामने लिव इन रिलेशनशिप ही दिखाए लड़का। देखिए, तभी जब तक ये लिव इन, समाज के सामने आप लिव इन रिलेशनशिप दिखा रहे हो, तो आपको एज अ महिला को पूरे अधिकार हैं कि आप, अगर आपके साथ किसी भी तरीके का मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिक कोई भी वायलेंस होता है, कुछ भी आपके साथ गलत होता है, तो कानून आपको आपकी सुरक्षा के लिए अधिकार देता है और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपने शादी नहीं की या शादी की है बट आपने ओपन नहीं किया तो समाज के हिसाब से तो आप लिव इन में ही हो। ओपन नहीं किया आपने, हाँ। तो आप लिव इन पे हो, तो आपको मैरिड विमेन के राइट्स तब होंगे जब आपने ओपन कर दिया। नहीं पता है सबको, तो लिव इन के ही राइट्स हैं, बट महिलाओं को उसमें भी कानून सुरक्षा देता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों की, कि क्योंकि इसमें सहवास अलाउड है लिव इन में, तो जब लिव इन रहते हैं और जब बच्चे होते हैं तो उन्हें लेजिटिमेट कहा जाता है। बच्चे कभी भी इलेजिटिमेट नहीं होते कानून की नजर में, तो उनको जो है, बच्चों को ये अधिकार होता है कि वो जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं वो सारे राइट्स भी बच्चों के पास होते हैं। अच्छा। और हाँ, बच्चों के पास ये राइट्स होते हैं। कानून ये कभी नहीं कहता कि कोई बच्चा जो है उसे आप अनैतिक बोलो या बच्चा उस पीड़ा से गुजरे। बिल्कुल। तो ये भी आजकल समाज में ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर एक लिव इन में किसी के साथ है, उससे उसको बच्चा एक होता है और वो ऑलरेडी मैरिड है, उसके जो बच्चे हैं उनका राइट ऊपर नीचे या कुछ इम्बैलेंस है, जो जितना उसके जो लीगल चाइल्ड है, जो लीगल मैरिड से हैं, उनका जो राइट है वही सेम राइट उस लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चा है उसका, फादर की प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस राइट उसको मिलेगा।
अच्छा, ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं भी नहीं जानती थी और मुझे लगता है कि आप लोगों के जरिए आज दर्शक देख भी पा रहे होंगे, खासतौर से महिलाएं अपने अधिकारों को पहचान रही होंगी। अब शादी पर आ जाते हैं। मैं फिर कहूंगी बड़े शहरों में ये कल्चर और मुझे लगता है जब वर्किंग होते हैं दोनों तो मिसकम्युनिकेशन है या बॉन्डिंग उस तरह से मजबूत नहीं है। डिवोर्स के बहुत ज़्यादा केसेस हम लोग सुनते हैं और डिवोर्स के केसेस में बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं अपने अधिकारों को जान नहीं पाती, समझ नहीं पाती और फिर वो झेलती हैं। क्या अधिकार होता है डिवोर्स के केसेस में, किस तरीके से उसे मेंटेनेंस मिल सकता है, भविष्य में जो अड़चने हों वो कैसे दूर हो सकती हैं एक महिला जो डिवोर्स के बाद अकेले रहने वाली है? देखिए अगर कोई महिला डिवोर्स उसका हो गया है या डिवोर्स होने वाला है, चल रहा है केस, तो सबसे पहली बात आती है, पहले तो शादी इसलिए भी झेलती रहती हैं, उन्हें लगता है कोर्ट कचहरी के चक्कर होंगे और न जाने कितना टाइम डिवोर्स में लग जाएगा। तो ये भी जरा बताइएगा कि अगर कोई अपनी शादी में खुश नहीं है, डिवोर्स लेना चाहता है, तो वो प्रक्रिया क्या होगी? क्या वो बहुत लंबी होती है हमेशा, जैसे हम औरों का सुनते हैं कि हाँ 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, केस में फंसे हुए हैं, दूसरी शादी नहीं कर सकते? देखिए इसमें ना हमारे कानून में जो धाराएं हैं उसमें एक प्रोविजन है म्यूचुअल कंसेंट का, 13(1)(IB। उसमें क्या होता है कि अगर म्यूचुअल कंसेंट से है, दोनों पार्टीज चाहती हैं कि हमें डाइवोर्स लेना है, तो उस केस में डाइवोर्स जल्दी हो जाता है, मोशंस मूव होते हैं। और इवन इसमें एक बात बताना चाहूंगी, अगर आप दूसरे शहर में भी हैं लेकिन दोनों म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स चाहते हैं, तो आप दूसरे शहर में भी इसमें एक साथ अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन लगा सकते हो, इसमें जल्दी डाइवोर्स मिलता है क्योंकि दोनों राजी हैं। लेकिन जहाँ कंटेस्टिंग डाइवोर्स होता है, जहाँ पर ये होता है कि वाइफ के साथ एक पक्ष आता है, एक पक्ष नहीं चाहता, तो वहाँ पे कानूनी पेचीदगियां बहुत सारी हैं, बहुत सारे तरीके हैं कि जिसमें लड़कों के पक्ष से वो अपनी तरह से करते हैं, बट महिलाओं के क्या अधिकार हैं। तो महिलाओं को ये समझना होगा कि अगर उस मैरिज में आप बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे हो, आपके साथ आए दिन कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, चाहे आपको मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, कुछ भी ऐसा जो आप सहन नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपनी आवाज उठाओ। आपको पता होना चाहिए कि आपको हर हालत में आप मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकते हो। आप 498A, अगर आपके साथ क्रुएल्टी हो रही है तो आप जाके पुलिस पे कंप्लेंट कर सकते हो कि हाँ मेरे साथ ये चीज हो रही है, मुझे इसलिए एक चीज और मैं ज्योति बोलूंगी बल्कि कि महिलाओं को थोड़ा बहुत ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ज्योति, रचना जी आप भी मानोगे, जो ग्राउंड रियलिटी पे हम देखते हैं, जब महिलाएं जाती है तो बहुत बार उन्होंने अपनी कंप्लेंट बताई, मुझे बहुत मारा पीटा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, बट पुलिस कोई मामूली सी छोटी सी धारा लगाकर और वो मैनेज हो जाता है। तो अगर थोड़ा बहुत आपको पता है, थोड़ा बहुत, तो आप कम से कम ये कह सकते हो कि नहीं आप क्या कर रहे हो, या आप पढ़े लिखे हो, आप देख सकते हो कि नहीं। रचना जी मैं बताऊंगी, पता है अभी ना सोच ऐसी भी हो गई है कि अरे ये तो मैट्रिमोनियल मैटर है, ये तो हस्बैंड वाइफ का मैटर है, आज आ गए कल ठीक हो जाएगा, तो वो भी उस पे ज्यादा एक्शन नहीं लेते कि ठीक है अभी आज आ गए कल को वाइफ, क्योंकि बहुत इतना प्रेशर होता है कि उस दिन तो वाइफ ने कंप्लेंट कर दी, 2 दिन बाद शायद वो वाइफ खुद ही ये सोचती है कि मैं वापस ले लूं। ऐसा होता भी है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है कि मैं वापस ले लूं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें ये ही नहीं पता, वो इन्हें ये अपने राइट्स पता है कि हाँ मुझे तलाक मिल सकता है, मैं कोर्ट जा सकती हूँ, लेकिन वो यही सोचती रहती है मैं कोर्ट जाऊं कैसे, मेरे पास तो पैसा नहीं, वकीलों को पैसा देना पड़ेगा, वकील एंगेज करना पड़ेगा, कोर्ट तक मुझे जाना होगा। तो बहुत महिलाएं ऐसी हैं, अगर उन्हें 1-2 राइट्स भी अपने पता है, लेकिन वो उसको करें कैसे, वो जाएं कैसे, वकील पैसा लेगा, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, घर वाले मदद नहीं कर रहे, हस्बैंड से तो मैं ले ही नहीं सकती क्योंकि केस मुझे वहां डालना है, मैं घर छोड़ना चाहती हूँ, अब मैं कैसे जाऊँ, कहाँ जाके रहूँ। तो बहुत सारा इतना प्रेशर भी होता है कि वो फिर उस चीज को फेस करती रहती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो अगर पैसे की फाइनेंशियल मॉनेटरी लेवल पे अगर वो बहुत ज्यादा कमजोर है और मेंटेनेंस अगर वो फाइल करना चाहती है, तो वो ऐसा नहीं है पहली डेट में मिलने लग जाएगा, उसमें भी टाइम लगता है। तो वो जो है उसके लिए वो हमारे यहाँ लीगल एड बना हुआ है, लीगल एड सेल बने हुए हैं जो सारी कोर्ट्स में प्रोवाइड है। तो महिलाएं जो वकील नहीं हायर कर सकती हैं, पैसा नहीं खर्च कर सकती हैं, वो जाएं और वहाँ लीगल एड में अपनी समस्या बताएं और वहां से वकील लें, जो निःशुल्क उनको वकील मिलेगा, जो उनका केस भी लड़ेगा और उनको न्याय भी दिलाएगा। तो अगर पैसे से लगता है कि मैं वकील नहीं एंगेज कर सकती, मुझे क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली लीगल एड सेल बना है, तो आप वहां जाइए। क्या मेंटेनेंस से मुझे ये ख्याल आया, कई जो महिलाएं हैं वो शादी से बाहर इसलिए नहीं निकल पाती हैं, जब बेबी हो जाता है तो वो सोचती हैं बच्चा पता नहीं क्या होगा, किसके पास जाएगा, कहीं मेरा बच्चा मुझसे छिन ना जाए। बिल्कुल। तो डिवोर्स के केसेस में किस आधार पर ये फैसला होता है कि पेरेंट्स में से मम्मी के पास जाएगा या पापा के पास जाएगा? इसको लेकर भी मुझे लगता है अवेयरनेस बहुत कम फीमेल्स में है। बिल्कुल, महिलाएं ये सोचती हैं कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ,
तो डेफिनेटली मेरे तो Maximum. हस्बैंड को जो है कस्टडी मिल जाएगी क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन रचना जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो कोर्ट देखती है वो वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड देखती है कि बच्चे का सबसे अच्छा जो परवरिश किसी भी तरीके से, मॉरल, एजुकेशन, सब तरीके से कोर्ट पूरा देखती है, और वो देखती है कि किसके पास ज्यादा बेटर है। कुछ केसेस में वो महिलाओं के साथ होता है, कुछ केसेस में वो हस्बैंड्स के साथ भी होता है, और कस्टडी हस्बैंड्स को भी मिलती है। तो कहीं स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो हस्बैंड को ही दी जाएगी क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। अच्छा, सबूत जब बात आती है, क्योंकि कोर्ट तो सबूत मांगता है और कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिसमें सबूत मिलते नहीं हैं, और इस तरह के केसेस कई बार जब हमारे सामने आते हैं तो रोंगटे खड़े कर देते हैं। इसमें डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज के केसेस होते हैं, रेप के, गैंग रेप के केसेस होते हैं। इसमें कैसे कोई महिला जान पाए कि कैसे सबूत इकट्ठा करने हैं, या फिर कैसे मुझे कोर्ट में साबित करना है कि हाँ ऐसा हुआ है? नहीं रचना जी, इसमें क्या होता है कि अगर मान लो किसी ने कोई, अगर मैरिज से रिलेटेड वायलेंस है तो उसके लिए क्या, मेंटल हैरेसमेंट के लिए कोई सबूत नहीं है उसके पास, इकोनॉमिक अब्यूज के लिए कोई सबूत नहीं है उसके पास, लेडी के पास। और इवन मैं फिजिकल अब्यूज के लिए बोलूंगी कि बहुत सारे इस तरह के फिजिकल अब्यूज होते हैं कि नेक्स्ट डे जाके लेडी पुलिस स्टेशन नहीं जाती और वो एमएलसी वगैरह उसकी कुछ नहीं होती। बहुत बार होता है कि वो 6 महीने बाद, साल भर बाद कंप्लेंट कर रही है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता आ रहा है कंटिन्यूअस। तो इसमें हमारे यहाँ कानून है ऐसा कि आप जाकर के कंप्लेंट अपनी रजिस्टर कराइए। आपसे ये नहीं बोला जाएगा कि क्या आपके पास सबूत है, क्या आपकी एमएलसी हुई है, आपको मारा गया है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप या जो भी चीजें होती है वो एक बेडरूम के अंदर हो रहा है। उसके लिए क्या विटनेस होगा? अगर मान लो हस्बैंड वाइफ ही दोनों साथ में रह रहे हैं और उसने उसको गाली दी या उसने हस्बैंड ने उसको चाटा मारा, उसका कोई विटनेस नहीं होगा। वो रोड पे नहीं हो रही हैं चीजें, बेडरूम के अंदर हैं। तो ये अजम्पशन है, ये प्रिज्यूम करा जाता है कि अगर लेडी इस हद तक इसका तो टॉर्चर मिसयूज हुई भी है, हो सकता होगा फिर। बिल्कुल हो रहा है रचना जी। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि जो अभी आपने एविडेंस की बात की, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग फैमिली में बात कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं हम आपस में, या रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं हमारे आज आपस में, फिर अचानक हस्बैंड आया, वॉयलेंट हो गया, उसने बच्चे को मारा, तो और वो रिकॉर्ड हो गया या हमारे पास वो पिक्स हैं, तो कानून में हम वो एज एविडेंस लगाते हैं कि भाई ये देखिए कि ये एक्चुअली में हस्बैंड का नेचर क्या है, वो एक्चुअली हैबिचुअल ऑफेंडर है या उसका नेचर इतना वॉयलेंट रहा है कि वो हर रोज बात बात पे आके मारपीट करता है, तो वो हम एज एविडेंस लगाते हैं। अब व्हाट्सएप चैट्स होती हैं, तो व्हाट्सएप चैट्स जो होती है वो हम लगाते हैं कि भाई ये देखिए ये कंटिन्यूअसली किस तरह से हैरास कर रहा है वाइफ को। तो अगर ये बात जानना इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आजकल जैसे अभी आपने बताया एविडेंस नहीं है, तो लेकिन फोन पे तो तुम बात कर रहे हो ना, तो बहुत बार ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जब हस्बैंड फोन पे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है या उसको धमकी दे रहा है कि मैं तुमको डाइवोर्स दे दूंगा, तो ऐसे केसेस में जैसे अभी एक छोटा सा केस अभी बता रही हूँ, मैं कुछ दिन पहले स्टेट कमीशन ऑफ विमेन में गई थी और वहाँ पर एक लेडी ने मुझे बोला, वो शायद 12th पास थी, लेकिन इतना डरी हुई थी, उसकी गोद में बेटी थी 7-8 महीने की, तो उसने मुझे कागज दिखा के पूछा कि ये कागज में क्या लिखा है, और आप सोचिए कि क्योंकि कानून की जानकारी नहीं थी तो उसमें 13 नंबर लिखा हुआ था, सेक्शन 13 ऑफ HMA। तो उस लड़की ने बोला कि मेरा हस्बैंड मुझे व्हाट्सएप पे या मैसेज करके कह रहा है कि ये 13 नंबर पढ़ लो, इस धारा में मैं तुमको और तुम्हारे परिवार को जेल भिजवाऊंगा। सेक्शन 13 डाइवोर्स से रिलेटेड है और उस लड़की को ये कुछ भी नहीं पता था, कानून से बिल्कुल भी वो थी। तो ऐसे केस में किस तरीके से उसे मेंटल हैरास कर रहा है, तो जब उस लड़की ने मुझे बोला कि मैम मैं आपको चैट्स दिखाऊंगी कि देखिए मुझे किस ढंग से बिहेव कर रहा है, बोल रहा है बेटा मैं ले जाऊंगा, बेटी अपने पास रखो, तो जब उसको धीरे धीरे पता चला तो उसे पता चला उसके पास अधिकार हैं। वो एविडेंस सबूत कहाँ से लाएगी, तो वो सारे चैट्स हैं, वो रिकॉर्डिंग्स हैं जो वो सबूत पेश कर सकती है कि ये देखो मेरे साथ एक्चुअली में हुआ है। आवाज उठाने लायक भी कई बार लड़कियां नहीं रहती हैं, महिलाएं नहीं रहती हैं। यहाँ मैं रेप और गैंग रेप के केसेस का जिक्र करूंगी क्योंकि उसमें तो किसी भी तरह से कोई सबूत जुटाया नहीं जा सकता और ये जरूरी भी नहीं है कि लड़की को वक्त से मेडिकल के लिए ले जाए भी जाए। तो क्या होता है ऐसे केसेस में? देखिए जब बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि नहीं लेके जाया गया लड़की को, या जब पता चला, जब कुछ समय बाद लड़की को लगा कि नहीं मुझे आवाज़ उठानी, तो कानून पूरी तरह से महिलाओं के साथ है। आप अगर केस कर रहे हो, बाद में भी आप बता रहे हो, अपनी आवाज़ उठा रहे हो कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, तो कानून उन अलग अलग धाराओं में उन बातों को सुनता है।
और वो अगर 376 में तो इजीली कभी भी बेल मिलती नहीं है, नॉर्मली इतनी आसानी से बेल भी नहीं मिलती। तो कानून इस चीज़ में महिलाओं के साथ है कि जब आपको ये चीज़ हो रही है, आपके साथ कुछ हुआ है, उसके लिए आप कंप्लेंट करो, उसके लिए आप आगे आओ। मैंने आपको बताई, इसमें एक चीज़ और बोलूँगी ज्योति, आप भी इसमें बताना कि डॉक्टर्स बहुत बार, पहले ये होता था कि डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं नहीं, एमएलसी के लिए लेके डॉक्टर ने बोला कोई रेप नहीं हुआ, और क्योंकि वो अनभिज्ञ है कानून से, तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब ने तो ऐसा बोल दिया। ऐसा नहीं, ऐसा कानून में अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसा करें, डॉक्टर को रिटन एप्लीकेशन देनी होगी, प्रॉपर उसको रिटन उसमें देना होगा। आप ऐसे ही नहीं बोल सकते हो कि नहीं ये चीज़ ये है, तो प्रॉपरली रिटन उसमें आप मांगो डॉक्टर से कि आप जो बोल रहे हो उसे मुझे लिखित में दो। मुझे लगता है महिलाओं से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सब आज हमने इस शो के जरिए डिस्कस की हैं, और आपने बहुत ही आसान, बहुत ही सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया है कि महिलाओं की क्या अधिकार हैं, कैसे वो इन अधिकारों से अभी तक अनअवेयर थी और कैसे वो अपने कानूनों की, अधिकारों की जानकारी रख के अपनी जिंदगी को आसान बना सकती हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। हम महिलाएं के दर्शकों को आपने बहुत आसान तरीके से उनकी हमें बुलाने के लिए, ये मंच देने के लिए, हमें बताने के लिए कि हम महिलाओं को जागरूक कर सके। अगर 1% भी अगर हम कर पाए हो तो बहुत अच्छा होगा। ये बिल्कुल यही हमारा प्रयास है और यही कोशिश है। कभी भी किसी को कुछ दिक्कत हो या कुछ हो तो प्लीज अपनी वॉइस रेज कीजिए, आगे आइए। थैंक यू।